गुड मॉर्निंग सबके लिए। वॉइस आ रही है क्या बच्चों सबके पास? चलिए, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग सबके लिए, नमस्कार। हाँ, वॉइस ओके है ना पूर्णिमा? वेरी गुड मॉर्निंग। आपको मैंने कल तक की जो क्लास थी उसमें शेरशाह सूरी के बारे में बताया था, और शेरशाह सूरी का अपन जो केंद्रीय प्रशासन था उसका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोर्शन था उस पे हम लोग बात कर चुके थे। उसके बाद आज हमारी बात उसके प्रांतीय प्रशासन से आगे उसके ग्राम प्रशासन पे होनी थी। कल की क्लास में मैं आपको वहीं छोड़ के गया था। नमस्कार मनीता, आपको गॉड ब्लेस यू। तो मैं बात कर रहा था आपसे किसकी, कल मैंने पूरा समझाया था आपको मुंसिफान और वो सब कैसे होता था, परगने का शासन कैसे देखा जाता था, और गांव का जो शासन था उस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो चलिए ग्रामीण प्रशासन से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ग्राम प्रशासन, देखिए भैया, ग्राम प्रशासन क्या था कि शेरशाह सूरी ने क्या किया कि ग्राम प्रशासन की परंपरा में कोई परिवर्तन नहीं किया। शेरशाह ने ग्राम प्रशासन की परंपरा में कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसा सब कुछ पहले से चलता आ रहा था वैसा ही अब इसने चलने दिया, कोई भी चेंजेस नहीं किया। गांव में क्या होता था, परंपरागत रूप से चौकीदार होते थे जो गांव की देखभाल करते थे। गांव का प्रधान होता था, जो आज भी प्रधान या सरपंच गांव में होते हैं, तथा गांव में पटवारी होते थे। ये सब ग्राम पंचायत ही जो होती थी एक तरीके से गांव की सुरक्षा, गांव की शिक्षा, गांव की सफाई, गांव की अर्थव्यवस्था सबका अरेंजमेंट करती थी। तो कोई परिवर्तन नहीं किया। परंपरागत रूप से गांव में आपको चौकीदार दिखाई देते हैं, गांव में आपको प्रधान दिखाई देते हैं, गांव में आपको पटवारी दिखाई देते हैं। इन सब के माध्यम से जो ग्राम पंचायत होती थी प्रशासन का कार्य देखती थी, जिसमें शिक्षा, सफाई, न्याय आदि कार्य आ जाते थे। ये सारे काम कौन कर रहा है? अपने आप ही इनकी ग्राम पंचायत कर रही थी। तो शेरशाह सूरी का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे था? सबसे पहले उसका साम्राज्य हो गया। साम्राज्य को उसने बांटा किस में? सूबों में। किस में बांटा? सूबों में। सूबों को उसने किस में बांट दिया था? सूबे को हम लोग एकता भी कह सकते हैं। और इसको बांट दिया उसने सरकारों में। सरकार को हम जिले की भांति भी जानते हैं। और जिला बटा हुआ था परगनों में, और परगना बटे हुए थे गांव में। ये शेरशाह सूरी का क्या था? प्रशासन था। पूरा प्रशासन शेरशाह सूरी का इसी तरीके से काम करता है। तो अब देखिए इसके बाद की जो बातें हैं वो आगे रहेंगी। शेरशाह सूरी का प्रशासन हमने पहले केंद्रीय प्रशासन भी देख लिया, फिर इसका ग्रामीण प्रशासन भी देख लिया, हमने इसका प्रांतीय प्रशासन भी देख लिया। इसके बाद की जो कहानी रहेगी वो क्या रहेगी? शेरशाह के साम्राज्य में जो आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था वो लगान यानी व्यापारिक कर, दोनों ये थे। लगान थे, व्यापारिक कर थे। जो टैक्स ही होता है, प्रत्येक राज्य में राजस्व का मेन स्रोत क्या होता है? टैक्स होता है। इसके यहाँ अब जितने भी प्रकार के टैक्स थे वो सब आय का स्रोत हुआ करते थे। एक अलग तरीके का कर लिया जाता था, लावारिस संपत्ति कर। अगर किसी की संपत्ति लावारिस है तो वो कर भी लिया जाता था। तो क्या क्या इसकी जो व्यवस्थाएं थी, लगान व्यवस्था में इसमें रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी
उस रैयतवाड़ी व्यवस्था को जन्म दिया था। शेरशाह सूरी के साम्राज्य में ही रैयतवाड़ी व्यवस्था पनपी थी। तो सबसे पहले बात करें शेरशाह के काल में आय का मुख्य स्रोत शेरशाह के काल में आय का मुख्य स्रोत लगान, व्यापारिक कर, लगान, व्यापारिक कर, टकसाल कर, लावारिस संपत्ति कर, आदि हुआ करते थे। ठीक है। वित्तीय व्यवस्था में अगर सबसे बात पहली करें तो जो भूमि कर था वो आय का मुख्य स्रोत माना गया। ठीक है। यानी लगान जो था वो क्या था, यह मुख्य स्रोत माना गया वित्तीय व्यवस्था में, मुख्य स्रोत आय का क्या माना गया, लगान माना गया। इसके अलावा व्यापारिक ये सब कार्य हुआ, मतलब व्यापारिक कर, टकसाल कर, लावारिस संपत्ति कर, ये सब कर अलग एक्स्ट्रा हुआ करते थे। तो वित्तीय मुख्य स्रोत आय का जो तो क्या वो लगान था। अब लगान में क्या था कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो पहला प्रमुख कार्य किया गया था वो था भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करना। अब शेरशाह सूरी ने क्या किया था, इंपॉर्टेंट रहेगा, शेरशाह ने भू राजस्व सुधार किया था। अब इसके इस भू राजस्व सुधार के अंतर्गत जो चीज आएगी वो क्या थी, तो मैंने आपको बताया रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी। ठीक है। इसने शेरशाह की जो लगान व्यवस्था थी तो वो मुख्य रूप से कौन सी थी, लगान व्यवस्था कैसी थी, वो रैयतवाड़ी थी। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। अब रैयतवाड़ी के बारे में बात करेंगे, रैयतवाड़ी क्या होता है, तो रैयत का मतलब किसान होता है। क्या होता है, रैयत का अर्थ क्या होता है, किसान होता है। इसमें किसान से प्रत्यक्ष संपर्क किया जाता था, अर्थात इसमें बिचौलिए नहीं थे। ठीक है। और यहां पर लगान जो वसूल किया जाता था वो नगद एवं अनाज, नगद एवं अनाज। ठीक है। अनाज को एक शब्द और आता है जिन्स, याद रखना, अनाज को हम लोग जिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्स। तो अनाज या जिन्स के तौर पर लिया जाता था। शेरशाह के शासनकाल में लगान कैसे लिया जाएगा, अनाज के तौर पर भी लिया जाएगा, जिसे जिन्स भी कहते हैं, नगद भी लिया जाएगा, किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क होता था, कोई बिचौलिया वित्तीय बीच में हुआ नहीं करता था। वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत लगान था, व्यापारिक कर, टकसाल कर, लावारिस संपत्ति कर, ये सब एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे थे और शेरशाह ने भू राजस्व सुधार किया हुआ था। ठीक है। अब इसने क्या किया था कि उत्पादन के आधार पर अपने राज्य में जो भूमि थी उस भूमि को क्या कर दिया, तीन पार्ट में बांट दिया था, अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि। तो हम यहां पे बात करेंगे कि शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को तीन भागों में बांटा।
कौन से 3 भाग थे? पहला अच्छी भूमि, दूसरा मध्यम भूमि और तीसरा खराब भूमि। अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि। इसके अलावा शेरशाह ने लगान वसूली के लिए भी तीन कॉन्सेप्ट अपनाए थे, 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई थी। लगान वसूली के लिए भी 3 प्रणाली अपनाई। इन 3 प्रणालियों की बात करें तो ये 3 प्रणालियां क्या थी? देखो, इसमें पहली प्रणाली जिसके माध्यम से शेरशाह सूरी लगान वसूल करेगा वो गल्ला बख्शी या वटाई हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? गल्ला बख्शी या बटाई। दूसरी जो इसमें प्रणाली थी वो थी नस्क या मुक्ताई। क्या थी? नस्क या मुक्ताई। क्या होती थी? नस्क या मुक्ताई। इसी नस्क या मुक्ताई वाले कॉन्सेप्ट को कई किताबों में जब आप पढ़ोगे तो ये आपको क्या दिखाई देता है? कनकूत भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कनकूत। और एक होती थी 3rd नंबर की नकदी अथवा जब्ती। नकदी अथवा जब्ती। इस जब्ती को जमई भी कहा गया है। तो 3 प्रकार की प्रणालियों से वो क्या करता है? राजस्व को वसूल करता है। यानी नगद रूप में लेना। एक्चुअली क्या होता था, देखिए, पहले ही उसने क्षेत्र बांट लिया कि भूमि का एक टुकड़ा है, ठीक है, मान लो इसमें जो पैदावार होगी उस पे इतना सा तो टैक्स के रूप में जाएगा और भैया इतने को तुम खा सकते हो। मतलब किसान के पास रह गया एक तरीके से। ये एक उदाहरण बता रहा हूं। एक ये है कि ये अनाज आ गया, ठीक है, अनाज में से आपने बांट लिया। और एक ये है कि आप लोग नगद के रूप में ले रहे हो तो पैसा ले रहे हो आप, यानी टैक्स आप तीनों तरीके से दे सकते हो। यानी कि अनाज से पहले जो फसल का स्वरूप होता है उसमें से, या अनाज के बाद, और या फिर अनाज के बाद पैसे के तौर पर आप टैक्स पे कर सकते हो। दोनों तीनों तरीके का सिस्टम होता था। मैंने आज फसल की, मान लो गेहूं की फसल की, गेहूं के गेहूं को निकलवाने से पहले जो ढेर लगाया जाता है उसको गल्ला कहते हैं। तो वो गल्ला बक्सी हो गई एक तरीके से। उसमें से डिवाइडेशन कर सकते हो आप, भूमि के क्षेत्रफल में से डिवाइडेशन कर सकते हो कि भाई इतना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे जो फसल पैदा होगी उस फसल को क्या करोगे? आप काम में ले लोगे। और उसके अलावा एक ये होता था कि फसल को निकलने के बाद आप अनाज में से हिस्सा ले रहे हो। एक ये होता था कि उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? आप नगदी में हिस्सा ले रहे हो। ठीक है, तो 3 प्रकार की पोजीशन शेयर्स आगे यहाँ पे दिखाई देती हैं। चलिए बात करते हैं आगे। आगे की कहानी क्या थी कि शेरशाह ने भूमि का जो कर था उसका निर्धारण करने के लिए राई लागू करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। शेरशाह ने क्या किया था? राई लागू करवाया था। राई क्या था? एक छोटा सा शब्द है राई, फसलदारों की सूची इसका अर्थ होता है। क्या है? राई। राई का अर्थ क्या है? फसलदारों की सूची। क्या है राई का अर्थ? फसलदारों की सूची। ये शेरशाह ने किसके लिए निकलवाया था? भूमि कर निर्धारण करने के लिए लागू किया था। भूमि कर निर्धारण करने के लिए लागू किया था। ठीक है, तो ये था राई आपका। राई याद रखेंगे। भूमि की जो किस्म थी और फसलों का जो आधार था,
यानी शेरशाह क्या कर रहा है, राई का निर्धारण कर दिया, फसलदारों की सूची आ गई, भूमि की किस्म और फसलों के आधार पर ये उत्पादन का औसत निकलवाता था, और उस औसत के बाद उस उत्पादन का 1/3 भाग जो है वो टैक्स के रूप में वसूल करता था। 1/6 आपको दिखाई देता है हमेशा, यहाँ पर 1/3 आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है इस बात को। क्या करेगा शेरशाह, भूमि की किस्म और फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाएगा और फिर उस उत्पादन का 1/3 कर के रूप में वसूल करेगा। तो किस तरीके से, नोट डाल के अपन लिखेंगे इस बात को, भूमि की क्या करवाएगा सबसे पहले, भूमि की किस्म क्या है, फसलों का आधार क्या है, भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार का औसत निकलवा कर उसके उत्पादन का 1/3 भाग एक बटे तीन भाग कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है भाई, चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, मैंने आपको यहां पे अभी बताया था, ये जो है नगदी वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये इन तीनों में क्या हुआ करता था, जब्ती या जमाई जो था सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ करता था। इस पे आप लिख देना कोष्टक में, यही सर्वाधिक प्रचलित, शेरशाह के काल में सर्वाधिक प्रचलित कॉन्सेप्ट कौन सा था, नगदी में भू राजस्व वसूल करना। नगदी में जब टैक्स से वसूल करते थे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता था। गुड मॉर्निंग सबके लिए, क्या हाल चाल है। आज तो आप भाई हेलो भी नहीं कर रहे, चुपचाप लग गए क्लास में आकर के, ऐसा क्या हो गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अंजलि, पिंकी, मनीता, पूर्णिमा, आशीष। चलिए वेरी गुड, आज लेट हो गए थे 10-15 मिनट, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। जबकि देखो ये सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली थी, लेकिन हमेशा किसान को कोई भी प्रणाली चुनने के लिए छूट थी। ठीक है, उन्हें तीनों में से किसी भी प्रणाली को, किसान तीनों में से कोई भी प्रणाली अपना सकता है। यहां लिख देता हूं मैं इस बात को, जबकि किसान तीनों में से कोई भी प्रणाली अपना सकता है। और सर्वाधिक प्रचलित कौन सी है, वो हो जाएगी नगदी या जाप्ती वाली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शेरशाह ने अहमद खां शेरशाह ने अहमद खां के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण करवाया। शेर खान ने अहमद खां के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। खेतों की जो पैमाइश करवाते थे, यानी मापतौल जो होती थी, उस मापतौल के लिए गजे सिकंदरी, जिसका माप 39 अंगुल अर्थात 32 इंच होता था, और जो सल्तनत काल से ही चली आ रही थी, एक था सन की डंडी, उसका प्रयोग किया गया था खेतों की पैमाइश के लिए। तो इसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया, खेतों की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी
39 अंगुल, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भूल मत जाना। या फिर 32 इंच। गजे सिकंदरी में क्या होता है? 39 अंगुल या फिर 32 इंच। ठीक है। और एवं सन की डंडी का प्रयोग हुआ था। दोनों के माध्यम से क्या करते थे? भूमि की पैमाइश करते थे, खेतों की माप करते थे। शेरशाह ने एक आदेश दिया था कि जरीब, जरीब का अर्थ होता है माप। जरीब के समय नाबुद, नाबुद का अर्थ होता है वह क्षेत्रफल जहां पर फसल खराब हो गई हो, या वो क्षेत्र जैसा हो कि उसमें फसल बोई नहीं गई हो, अनबोया क्षेत्र हो। तथा बुध, बुध का भी ख्याल रखा जाए। ठीक है। तो ऐसे शब्द आपको याद रखने हैं कि जरीब क्या है, नाबुद क्या है, बुध क्या है। बुध का मतलब बोया गया क्षेत्र। तो शेरशाह ने आदेश दिया था, शेरशाह ने कहा था कि जरीब अर्थात माप के समय नाबुद और बुध का ख्याल रखा जाए। अब नाबुद का अर्थ क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां फसल नहीं बोई गई हो या खराब हो गई हो। बताएं, ये बात क्लियर समझ में आ गई? और बुध का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब जहां फसल बोई जा रही है, जहां पर फसल अच्छी प्रॉपर तैयार हो रही है। तो नाबुद और बुध दो शब्द समझ में आ गए? बताओ फटाफट जल्दी से, थोड़ा बहुत हिल डुल लिया करो। भू राजस्व का जो मामला था उसको निपटाने के लिए, यानी भू राजस्व के नापन के लिए, हालांकि ये मैंने बताया आपको अहमद खां की नियुक्ति की गई थी, तो आमिल एक पद बनाया था इसने। उस आमिल नामक पद के आधार पर भू राजस्व का मापन करवाया जाता था। ठीक है। भू राजस्व के लिए आमिल के द्वारा करवाया जाता था। इसके लिए आमिल की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई थी? इसके लिए आमिल की नियुक्ति की गई थी। तो आमिल नाम का एक अधिकारी होता था जो भू राजस्व का क्या करेगा? मापन करेगा। आमिल आ जाएगा। अब क्या होता था कि जमीन की जो पैमाइश होती थी, उस जमीन की पैमाइश के आधार पर, मैंने आपको बताया था जैसे ये पैमाइश करेंगे, मापतोल करेंगे जमीन की, उसी के आधार पर कर प्रणाली प्रचलित होती थी। जैसी भूमि होगी वैसा एक कर लगा देते थे। किसान जो थे, किसानों के बारे में शेरशाह एक स्टेटमेंट देता था हमेशा कि किसान लोग निरीह होते हैं। निरीह का मतलब बहुत कमजोर होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, उन पर दया आनी चाहिए। ठीक है। निरीह होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है वो उसी के हो जाते हैं। ठीक है। क्या कहता है शेरशाह? कि किसान लोग निरीह होते हैं अर्थात कमजोर होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है किसान उसी के हो जाते हैं। यानी कि जैसे राजा सत्ता के माध्यम से किसानों को संचालित करने का प्रयास करता है वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन शरारती लोग क्या करते हैं, ये राजाओं के लिए कह रहा है, तो अपने खजाने से कभी पैसा खर्च नहीं करते, अपितु और अधिक गरीब किसानों से क्या करते हैं? बलपूर्वक धन छीनने की कोशिश किया करते हैं। उसने ये बात कही थी। इसके अलावा शेरशाह ने एक चीज और कही थी। शेरशाह कहता है कि मैं जानता हूं कि रैयत यानी किसान, किसान ही खेतीबाड़ी की धुरी है। उनके सुख दुख पर ही खेती की वृद्धि और खेती की कमी निर्भर करती है। इसलिए शेरशाह ने क्या किया था? हमेशा किसानों का बहुत ख्याल रखा था। तो शेरशाह का एक स्टेटमेंट था, किसानों को निरीह माना है, किसानों को उसने कृषि की धुरी माना हुआ है। चलिए लिख लेते हैं इसको। शेरशाह कहता था कि किसान
निरीह अर्थात कमजोर होते हैं, जिसके हाथ सत्ता होती है, ये उसी के हो जाते हैं। ये उसी के हो जाते हैं, किंतु फिर भी कुछ बलवान लोग किंतु फिर भी कुछ बलवान लोग गरीब किसानों से बलपूर्वक धन खींचते हैं। क्या करते हैं? बलपूर्वक धन खींचते हैं। शेरशाह कहता था, क्या कहता था कि मैं जानता हूं किसानी खेती बाड़ी की धुरी है। मैं जानता हूं कि किसान ही खेती बाड़ी की धुरी है। धुरी का मतलब एक तरीके से आधार है, एक तरीके से, सीता गुड मॉर्निंग आपके लिए, एक बेस है। उनके सुख दुख पर ही खेती की वृद्धि, उनके सुख दुख पर ही खेती की वृद्धि एवं कमी निर्भर करती है। ये किसका स्टेटमेंट था? शेरशाह सूरी के स्टेटमेंट थे किसानों के लिए। भू राजस्व जो लेखा था वो हिंदवी यानी हिंदुस्तानी भाषा में और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा जाता था। और जब दोनों भाषाओं में लिखा जाता था तो ये द्विभाषीय राजस्व हो गया। कैसा हो गया? द्विभाषीय राजस्व अभिलेख हो गया, जिसे कागजे खाम कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे यहां पर किस पॉइंट की, कि भू राजस्व जो लेखा था हिंदवी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा जाता था। ठीक है। अब इस द्विभाषीय कॉन्सेप्ट को कागजे खाम कहते थे। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, कागजे खाम क्या है? दो भाषाओं में राजस्व का जो अभिलेख प्राप्त होता है वो क्या है? कागजे खाम दिखाई देता है। अब क्या था, किसानों के बारे में आपने देखा शेरशाह सूरी इतना अच्छा स्टेटमेंट जारी कर रहा है। आपको क्या लगता है शेरशाह सूरी की बातों से कि शेरशाह सूरी किसानों का हितकारी होगा या उनका अहितकारी होगा? यानी कि वो अपने साम्राज्य में किसानों को किस लेवल से रखता होगा? इसका मतलब वो जानता था कि किसान जितना सुखी है फसल उतनी अच्छी है, खेती बाड़ी उतनी उन्नति करेगी। किसान जितना दुखी है फसल उतनी कमजोर होगी, राजस्व उतना कमजोर आएगा। तो इसने क्या किया था? किसानों को शोषण से बचाने के लिए पट्टा और कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। और ऐसा करने वाला शेरशाह सूरी प्रथम शासक हुआ करता था। कौन सा कॉन्सेप्ट? पट्टा और कबूलियत। शेरशाह ने किसानों को
शोषण से बचाने हेतु किसानों ने को शोषण से बचाने हेतु पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की। और ऐसा करने वाला ये प्रथम शासक था। पट्टा एवं कबूलियत करने वाला। अब इसमें क्या था, पट्टा एक राजकीय पत्र होता था। आज भी मकानों के पट्टे लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं मकानों की तो पट्टा लिया जाता है, ठीक है। और पट्टा क्या था, एक राजकीय पत्र होता था जिसमें उपज के क्षेत्र, उत्पादन और भू राजस्व की जानकारी होती थी, ठीक है। ये क्या था, राजकीय पत्र जिसमें उपज का क्षेत्र, भू राजस्व कितना लिया जाएगा, उपज का क्षेत्र, भू राजस्व और उत्पादन की जानकारी होती थी। ये सब किस में मिलता था, पट्टे में। क्लियर हुआ। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि भैया कबूलियत क्या था, क्या तुम्हें ये बात कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो विवाह हो जाता है इस्लामिक कल्चर में। हो जाता नहीं हो जाता, इस्लाम के अंतर्गत क्या करते हैं, 3 बार कबूल करवाने पर विवाह हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता है। ममता कुशवाहा, गुड मॉर्निंग। तो कबूलियत का मतलब क्या होता था, किसानों के द्वारा जो लिखित में एक पत्र मिला, क्या पट्टा, ये बात तुम्हें कबूल है, तो इस बात के लिए क्या करता था, किसानों द्वारा सहमति पत्र, किसानों के द्वारा सहमति पत्र यहां पर बनाया जाता था। तो ये कहानी रहेगी, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सद्दाम खान जी, देखो है ना। तो ये क्या कबूल है, किसान क्या कहता है, कबूलियत है तो कबूल है, यानी कि किसानों के द्वारा एक सहमति पत्र दिया जाता था। और पट्टा क्या होता था, एक राज्य के पत्र होता था जिसमें लिखा पढ़ी की जाती थी कि ये तो भूमि का टुकड़ा है, ये राजस्व लगेगा, यहाँ पर इस चीज का उत्पादन होगा, सारी चीजें फिक्स होती थी। तो ऐसा करने वाला शेरशाह सूरी कौन था, पहला शासक हुआ करता था। मैंने आपको बताया 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था थी, ठीक है। कौन सी, खेत बटाई, लंग बटाई और रास बटाई। बटाई एवं कनकूट जो है वो अनुमान के आधार पर निर्धारित होता था। लिख लेते हैं, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। यानी खेत में से ही बांट लिया, फसल कटने पर बांट लिया और फसल निकलने पर बांट लिया। रास का मतलब जो जैसे जो भी फसल पैदा हुई वो फसल बांट ली, तो रास बटाई, लंक बटाई, खेत बटाई। बटाई और कनकूत एक ही चीज होती है, अनुमान के आधार पर निर्धारित की जाती थी, ठीक है। अब क्या था कि बटाई एवं कनकूत, बटाई एवं बटाई एवं कनकूत का अर्थ क्या हो गया, ये जो है कि अनुमान के आधार पर कर निर्धारण की पद्धति थी। ये क्या थी, अनुमान के आधार पर कर निर्धारण की पद्धति।
अनुमान के आधार पर कर निर्धारण की पद्धति होती थी। इस पद्धति को इसने जहां लागू किया था, मुल्तान में, मालवा में, राजस्थान में और पश्चिमी पंजाब में। कहां पर? मुल्तान, मालवा, राजस्थान और पश्चिमी पंजाब। इन जगहों पर शेरशाह ने क्या किया था? इस व्यवस्था को लागू किया था। कौन सी व्यवस्था को लागू किया था? बटाई एवं कनकुत व्यवस्था को। और बटाई एवं कनकुत व्यवस्था का मतलब क्या होता है? अनुमान के आधार पर राजस्व का निर्धारण कर लेना। ठीक है। और याद रखना, सर्वप्रथम शेरशाह सूरी वो व्यक्ति था जिसने भूमि का विभाजन किया था। मैंने बताया था अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि, यानी कि तीनों प्रकार की भूमि का विभाजन करने वाला शेरशाह सूरी पहला शासक था। तो शेरशाह पहला शासक जिसने भूमि का विभाजन किया। मैंने बताया था आपको उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन प्रकार की थी। निम्न प्रकार की, बीच की भूमि या हाई क्वालिटी की भूमि। ठीक है। और तीनों भूमियों से इसने 33% बराबर 1/3 हो गया कर वसूल किया था। यानी कि अगर किसी के पास निम्न भूमि है तो भी 1/3 कर भाग देना है आपको। और क्योंकि आपके पास कम हो रहा है तो कम हो रहा है तो आप कम देंगे, ज्यादा हो रहा है तो आप ज्यादा देंगे। ठीक है। इसका अपवाद स्वरूप क्या था? मुल्तान। मुल्तान से स्पेशली शेरशाह ने क्या किया था? 1/4 भाग टैक्स वसूला था। ठीक है। ठीक है, कर वसूल किया। और यहां पे लिख लेते हैं अपन अपवाद स्वरूप। बहुत याद रखने वाली बात हो गई ना अब ये। मुल्तान से शेरशाह सूरी ने 1/4 भाग टैक्स वसूल किया था। बाकी सब जगह से क्या कर रहा है? 1/3 भाग ही वसूल कर रहा है। और यहां से क्या कर रहा है? 1/4 भाग वसूल कर रहा है। ठीक है। रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था इसने मुल्तान को छोड़ करके सब जगह लागू कर रखी थी। इसी मुल्तान के बारे में बात करेंगे। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, मुल्तान में लागू नहीं थी, बाकी सब जगह लागू थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं, एक दिखाई देता है जरीमाना। ये जरीमाना एक तरीके का टैक्स था। ठीक है। ये 2.5% लिया जाता था। अब ये था क्या जरीमाना? ये भूमि का सर्वेक्षण शुल्क था। जब भूमि की पैमाइश करवाई जाएगी तो जरीमाना टैक्स लिया जाएगा। भूमि सर्वेक्षण शुल्क। ठीक है भाई। एक क्या था इसमें सेकंड नंबर पे? जरीमाना के अलावा महासिलाना। ये कितना लिया जाता था? ये 5% लिया जाता था। कर संग्रह शुल्क था। ये क्या था? कर संग्रह शुल्क। ये कितना लिया जाता था? महासिलाना 5%। इसके अलावा आकस्मिक आपदा कर। आकस्मिक आपदा कर भी लिया जाता था।
2.1/2%, और ये कर अनाज के रूप में लिया जाता था कि भाई मान लो कभी कोई अकाल वगैरह कोई वैसी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ गया, तो फिर उस स्थिति में आप लोग क्या करोगे, तो इस तरीके का एक आकस्मिक आपदा कर भी लिया जाता था। मैंने आपको बताया था किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे उनको वर्ष में एक निश्चित लगान देना पड़ता था। उन पट्टों में उत्पादन क्या होगा, राजस्व क्या रहेगा और भूमि का प्रकार क्या रहेगा, वो सब फिक्स होता था। उसको कबूलियत के माध्यम से किसान एक्सेप्ट करता था, और उसके आधार पर उनको क्या करना पड़ता था, किसान कबूलियत के द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। ये बात हमारी पूरी हो ही चुकी है, तो इसको यहाँ दोबारा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुल्तान में लगान 1/4 था ना संतान, तभी तो वहां पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं थी। जहां रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी वहां सब 1/3 था। ठीक है। इसके अलावा अब बात करेंगे शेरशाह के द्वारा सार्वजनिक जो कार्य किए गए थे, वो भी काफी अच्छे कार्य किए गए थे। सड़कें बनवाई थी, यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण करवाया था। सर्वाधिक जो सराय बनवाई गई हैं इतिहास में, वो शेरशाह के द्वारा ही बनवाई गई हैं। चलिए बात करते हैं अगले कंसेप्ट पर। सड़कें बनवाई, ठीक है, और सरायों का निर्माण करवाया तथा अन्य सार्वजनिक कार्य भी किए। शेरशाह के द्वारा जो निर्मित सड़कें थी वो कौन सी थी? 4 प्रमुख सड़कें बनवाई गई थी। पहली थी ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, ये लाहौर से सोनार गांव बंगाल तक जाती थी। दूसरी जो रोड बनवाई थी वो आगरा से बुरहानपुर जाती थी। और शेरशाह ने तीसरी जो रोड बनवाई थी वो आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक जाती थी। कहां पर? आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक जाती थी। और चौथी जो सड़क थी शेरशाह के द्वारा जो बनवाई गई थी वो लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। ये 4 सड़कें बनवाई थी शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में, चारों। शेरशाह के द्वारा जो ये पहली वाली सड़क बनवाई गई थी ग्रांड ट्रंक रोड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको सड़क आजम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सड़क आजम। इसको मत समझ लेना, मैंने एरो लगा रखा है, इसको कहा जाता था। ठीक है। ऑकलैंड ने इसे जीटी रोड का नाम दिया। किसने नाम दिया था जीटी रोड? ऑकलैंड ने। ठीक है।
जीटी रोड कहा था। वर्तमान में NS2 है ये, दिल्ली वाला जो रोड है वो उसमें जुड़ता है NS2। तो ऑकलैंड ने इसको जीटी रोड नाम दे दिया और इसको सड़क आजम कहा जाता था। ये 4 इंपॉर्टेंट सड़कें थी शेरशाह के टाइम पीरियड पर। शेरशाह ने प्रति 4 मील पर एक तथा कुल 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। सरायों का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई। प्रत्येक सराय पर एक सिकदार नियुक्त होता था। क्या होता था? सिकदार नियुक्त होता था। इन सरायों से डाक चौकियों का काम भी लिया जाता था। इन सरायों से क्या लिया जाता था? डाक चौकियों का काम भी लिया जाता था। डाक यानी पोस्ट ऑफिस के जो वो होते हैं, छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनके हिसाब से ये सराय क्या थी? मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और यात्रियों को सुविधाएं उत्पन्न करवाने के लिए। जब कोई व्यक्ति जा रहा है, आधुनिक धर्मशाला टाइप एक सिस्टम होता है ना, वो हो गया। यानी कि आप वहां जाओगे, रुक सकते हो, खाना खा सकते हो, आराम कर सकते हो, आपको सुरक्षा भी मिलेगी, वहां लोग भी रहते थे। तो इस तरीके से इसने अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग जो है 1700 सरायों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। शेरशाह ने कहा था कि जो भी सराय में आए भाई, यात्री आएंगे, आप कहीं जा रहे हो। अब आज की तरह विकल्प तो थे नहीं कि एसी गाड़ी में बैठ के चले गए, रास्ते में आपको कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं था। बहुत विकट परिस्थितियां होती थी। तो शेरशाह कहता है कि जो भी सरकारी खजाने में आए, सॉरी, जो भी सराय में आए, उसको सरकारी खजाने से उसके पद और उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उसकी व्यवस्था करनी है। अगर कोई अधिकारी वर्ग का व्यक्ति आ रहा है तो ये नहीं कि नॉर्मल में आप बिठाओगे उसको, वहीं सुलाओगे, मतलब कैटेगरी वाइज। जैसे आप जाते हैं ना, कोई बढ़िया पैसे वाला 7 स्टार होटल में जाएगा, कोई 5 स्टार में जाएगा, कोई 3 स्टार में जाएगा। मैं और आप तो ऐसे ही नॉर्मली जगह चले जाते हैं। तो ये वाली चीज होती थी। तो शेरशाह ने कहा था कि जो भी सराय में आए उसे उसकी पद एवं प्रतिष्ठा के आधार पर सरकारी खजाने से सुविधाएं दी जाएं। क्या किया जाए? उसको उसको सरकारी खजाने से सुविधाएं दी जाएं। और इतिहासकार एक व्यक्ति थे, कानूनगो, उन्होंने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कह करके बुलाया हुआ है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कई बार।
साम्राज्य सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा हुआ है। इसके बाद हम शेरशाह की न्याय व्यवस्था पर और बात करेंगे। हमने उसकी प्रशासन देख लिया था, उसकी जो है इकोनॉमी वाला पार्ट देख लिया। अब जो पार्ट आएगा वो शेरशाह की न्याय व्यवस्था का पार्ट आएगा। किसका आएगा? न्याय व्यवस्था का। तो अगला हेडिंग अपन डालेंगे न्याय प्रशासन। क्या था शेरशाह का न्याय प्रशासन? न्यायप्रिय शासक था, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, कौन था? राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर हुआ करता था। प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करने बैठता था। ठीक है। स्वयं न्याय करने बैठता था प्रत्येक बुधवार की शाम को। इसी कारण शेरशाह को या शेरशाह ने सुल्तान ए अदल की उपाधि धारण की थी। सुल्तान ए अदल की उपाधि धारण की थी क्योंकि वो स्वयं क्या करता था? न्याय करता था। उसकी न्याय प्रक्रिया कैसी थी? बहुत निष्पक्ष थी और कठोर थी। यानी कि न्याय कैसा था? न्याय निष्पक्ष था और कठोर था। न्याय कैसा था? न्याय निष्पक्ष था और न्याय कठोर भी हुआ करता था। शेरशाह कहता था कि न्याय का कार्य धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। शेरशाह कहता था कि न्याय का कार्य क्या होता है? धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। इसे सभी काफिर और मुसलमान बादशाह भी स्वीकार करते हैं। ये कहता होता है इसे सभी काफिर एवं मुसलमान बादशाह भी स्वीकार करते हैं। इसे सभी काफिर एवं मुसलमान बादशाह भी स्वीकार करते हैं। काजी एवं मीर अदल, दो शब्द मिलते हैं आपको। ये कौन थे? ये न्याय के अधिकारी होते थे जो शेरशाह के अलावा होते थे। ये न्यायिक अधिकारी थे जो शेरशाह के अलावा थे। बाकी तो शेरशाह ही काम कर रहा है न्याय में। ठीक है। यस। शेरशाह क्या कहता है? सॉरी, अब्दुल कादिर बदायूनी शेरशाह की न्यायप्रियता की प्रशंसा करते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी शेरशाह की न्यायप्रियता की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। और उनका कहना है कि खुदा का शुक्र है कि मैं इस न्यायप्रिय बादशाह के समय में पैदा हुआ था। तो बदायूनी इसके टाइम का व्यक्ति है। अब्दुल कादिर बदायूनी
शेरशाह की न्यायप्रियता की प्रशंसा करते हुए कहता है कि खुदा का शुक्र है कि मेरा जन्म ऐसे न्यायप्रिय बादशाह के वक्त हुआ। ये किसने कहा है? ये बदायूनी ने कहा है। किसके लिए कहा है? ये शेरशाह के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? शेरशाह की प्रशंसा करते हुए बदायूनी ऐसी बातें कहते हैं कि भैया मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे राजा के यहाँ पर पैदा हुआ हूं। जो शेरशाह की न्याय प्रक्रिया थी, इसके बारे में अब्दुल कदर बयानी बदायूनी इसकी प्रशंसा करते ही हैं। एक व्यक्ति और थे, अब्बास खां सरवानी, या शेरवानी भी कहते हैं, लेकिन सरवानी इनका नाम था। वो लिखते हैं कि शेरशाह के राज्य में एक जरासीर्ण वृद्धा, यानी कि बहुत बूढ़ी महिला, अपने सिर पर सोने के आभूषणों से भरा टोकरा लेकर के निकल पड़ी, लेकिन किसी चोर की उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई थी। ये स्टेटमेंट दिया किसने? अब्बास खां सरवानी ने। शेरशाह के समय एक अत्यंत वृद्ध महिला सिर पर स्वर्ण आभूषणों की टोकरी लेकर निकल पड़ी, लेकिन किसी चोर की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। किसी चोर की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती है। ये शेरशाह की न्यायप्रियता थी। मैंने आपको बताया था शेरशाह के काल में जो लगान संबंधी मुकदमे होते थे, उनका जो न्याय व्यवस्था ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो लगान के जो मुकदमे आएंगे न्याय में ही आएंगे। वो परगने में उनको मुंसिफ देखता था, सरकारों में उनको मुंसिफ मुंसिफान देखता था, और फौजदारी मुकदमों का जो निर्णय होता था वो सिकदार और सिकदाराने करते, मतलब सिकदारे सिकदारान करते थे। क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे, समझिए इस बात को कि लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय, लगान संबंधी मुकदमे, तो परगने में कौन देखेगा? मुंसिफ, जो छोटा वाला मुंसिफ है, ठीक है। सरकारों में कौन देखेगा? मुंसिफ मुंसफान, ये व्यक्ति देखेगा। उस टाइम पर भी मैंने जब इनके बारे में डिटेल लिखाई है तो आपको लिखा दिया है। जो फौजदारी मुकदमे होते थे उनका निर्णय सिकदार और सिकदार ए सिकदारान वो किया करते थे। फौजदारी मुकदमे का निर्णय सिकदार और सिकदार ए सिकदारान, यानी जो सिकदारों पर सिकदार होता था, क्रमशः करते थे। क्रमशः कैसे? यानी कि ये छोटे स्तर पर करेगा
और ये बड़े स्तर पर करेगा। ये सरकार में होता था, ये छोटे परगने टाइम पर होता था, परगने टाइप पर होता था। तो परगने में कौन करेगा? छोटे स्तर पर ये, और सिकदार सिकदारान बड़े स्तर पर ये किया करेगा। काजी जो है वो हमेशा असैनिक मुकदमों का निर्णय किया करते थे। किनका? असैनिक मुकदमे का निर्णय काजी के द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था? काजी के द्वारा होता था। और ग्राम पंचायतों के मुकदमे, गांव के जो मुकदमे होते थे, गांव के मुकदमे ग्राम पंचायत के द्वारा सॉल्व होते थे। गांव के मुकदमे किसके द्वारा सॉल्व होते थे? ग्राम पंचायत के द्वारा सॉल्व होते थे। कठोर थी न्याय व्यवस्था, निष्पक्ष थी न्याय व्यवस्था, जिसमें कैद भी होती थी, कूड़े से पीटना भी सजा दी जाती थी, अंग विच्छेदन और जुर्माना, चारों प्रकार की सजाएं दी जाती थी। मैंने बताया आपको, सजा के तौर पर बात करें तो कूड़े से पीटना, अंग विच्छेदन, ठीक है, इसके अलावा कैद और जुर्माना आदि सभी प्रकार की क्या है? सजाएं दी जाती थी, जैसा जैसा व्यक्ति था। एक सबसे बड़ी बात, इस समय अलग से पुलिस विभाग की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। शेरशाह के टाइम पीरियड पर कोई भी अलग से पुलिस डिपार्टमेंट नहीं था। कारण क्या था? कि साम्राज्य के विभिन्न अधिकारी जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करते थे। साम्राज्य के विभिन्न अधिकारी ही अपने क्षेत्रों में शांति रखते थे, या उनकी जिम्मेदारी होती थी शांति व्यवस्था को बनाए रखने की। तो क्या था? कोई कॉन्सेप्ट ऐसा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा हमारा स्थानीय प्रशासन और रह गया है, उस पर नेक्स्ट क्लास में 5 से 7 मिनट का समय बचा है हमारे पास। तो मैं दिल्ली सल्तनत वाली क्लास स्टार्ट कर लेता हूं आपके लिए। यूट्यूब पर मुलाकात करते हैं और इसको कल वापस कंप्लीट करेंगे यहां से आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद। आप सबसे मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, लगभग ऑलमोस्ट हर वीडियो में कह रहा हूं, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फीस पे नहीं की है, ईएमआई में कोर्स लिया था, उनकी फीस अभी भी ड्यू है। आज लास्ट चांस है, अगर या तो शाम तक उनकी फीस पे हो जाए, अदरवाइज उन सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ब्लॉक करने के बाद में क्या रहेगा कि जब एक बार आप ब्लॉक हो जाओगे तो बाद में आपको कभी भी अनब्लॉक नहीं किया जा पाएगा और आपकी पुरानी फीस जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आज ही जिनकी फीस बकाया वो फीस सबमिट करवा दे। मतलब यार मैं सीधा हूं तो मेरी भलमन सा हाथ का फायदा मत उठाओ, मैं आपको दे रहा हूं। बाकी ऑनलाइन में कभी कोई ईएमआई का सिस्टम होता नहीं है, डायरेक्ट पहले आप पे करो उसके बाद पढ़ो। और ये भी आप लोगों के बैच में मैंने दे दिया, अभी जून के बाद दिसंबर का बैच आएगा तो उसमें किसी को अपन ऐसा सिस्टम नहीं रखेंगे। दूसरा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वाकई में अगर आपको लगता है कि मैं कंटेंट्स आपको हाई लेवल दे रहा हूँ, एक लिमिट्स का कंटेंट दे रहा हूँ, एक लेवल, एक अप्रोच का कंटेंट दे रहा हूँ, तो प्ले स्टोर पर जाकर के प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग रेटिंग जरूर दे करके आइएगा। एप्लीकेशन पे रेटिंग दे के आओ ना, 5 स्टार, और उस पर 4 अच्छी बातें मेरे और इतिहास के बारे में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके लिए।